हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। वैसे हमने यार शॉर्ट्स में जो है कि वीडियो बना करके डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला है, बट उस चीज को अच्छे से समझना है, मतलब एक अच्छे से फॉर्मेट में समझने के लिए लॉन्ग वीडियो जरूरी होता है। ठीक है, तो हम ना फंडामेंटल एनालिसिस का जो वीडियो बना रहे हैं तो हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अगर हम छोटे से घर की एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो घर के अंदर जो है कि अगर हम घर को हम फंडामेंटली एनालाइज करें, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि घर दिखने में कैसा है, मजबूत है कि नहीं है, पिलर सही से दिया गया है कि नहीं, दीवार उवाल हर जगह पे है कि नहीं, घर के ऊपर ज्यादा लोड तो नहीं है, अगल बगल से सपोर्ट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि 5 इंच के दीवार को जोड़ दिया गया है। उसी घर को अगर हम टेक्निकली समझने का कोशिश करें कि घर रियल में मजबूत है कि नहीं, हम देखेंगे कि कितना पिलर दिया गया है, पिलर में किस टाइप का, कौन से टाइप का जो है कि सीमेंट यूज किया गया है, कौन सा मेटल लगा है, वो मेटल का जो कि टाइमिंग है वो लंबे समय तक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, है ना, कितना ईंट का यूज हुआ है, कितना जो है कि बालू का यूज हुआ है। ठीक है, मतलब ना एक ही चीज को हम दो नजरिए से, दो तरीके से देखते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर किसी स्टॉक को समझने का दो तरीका, एक फंडामेंटल तरीका और एक टेक्निकल तरीका। तो टेक्निकल में क्या होता है, हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे काम करते हैं कि उस प्रॉपर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम है कि नहीं, मतलब खरीदने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं, बेचने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा, वो जो स्टॉक है उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब चार्ट को देख करके चार्ट को पढ़ना सीखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक इंडिकेटर का यूज करके या प्योरली प्राइस एक्शन को यूज करके, मतलब जिसको जो समझ में आता है उस तरीके से एनालाइज करता है। तो हम टेक्निकल की बात करेंगे तब टेक्निकल में घुसेंगे। अभी हम बात करें फंडामेंटल की, तो हम फंडामेंटल को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस वो एनालिसिस है, दिस इज एन एनालिसिस विच हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड विच स्टॉक्स टू बाय। मतलब कि ये वो एनालिसिस है जो कि मुझे ये समझाता है कि किस स्टॉक को आपको बाई करना है, कौन से स्टॉक को आपको खरीदना है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टॉक्स को, स्टॉक समझ रहे हो आप, ठीक है, लाइक रिलायंस का स्टॉक, अडानी का स्टॉक, अंबानी का स्टॉक, है ना, शेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको खरीदने के सही सही खरीदने के तरीका को हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। एकदम साधारण से भाषा में हम डेफिनेशन आपको बताएं। अब देखो, सही सही समझने का क्या, सही सही खरीदने का क्या मतलब होता है। सही सही खरीदने का क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आपको इसमें घाटा नहीं लगेगा। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर जनरली क्या होता है कि अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, तो घाटा लगने का संभावना, अगर कंपनी अच्छी है तो बहुत ही घट जाता है। बट शॉर्ट टर्म में आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, इंट्राडे करेंगे, तो मैक्सिमम चांसेज है कि घाटा लगेगा। ठीक है, हम अभी यहाँ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि स्टॉक्स को सही सही बाई करना है। सही सही बाई करना मतलब उसको समझ लेना है। ठीक है, समझ लेना है कि अगर मान लो कि हम किसी पेन के कंपनी के स्टॉक को बाई करते हैं, तो हम समझेंगे कि वो कंपनी मतलब फंडामेंटली कैसा है, उसका विजन क्या है आने वाले 5 सालों में, उसका प्रॉफिट और लॉस क्या है ना। उसको चार्ट नहीं देखेंगे, चार्ट को छोड़ के जितना भी कुछ बचता है सबको हम समझ लेंगे। तो ये चीज हुआ फंडामेंटल एनालिसिस। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस तो हम समझें, लेकिन इसको करेंगे कैसे, हाउ फंडामेंटल एनालिसिस इज डन, है ना, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे। तो टू मेजर थिंग्स विच कम्स इन फंडामेंटल एनालिसिस, दो मेजर थिंग्स फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। द फर्स्ट वन वाज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी मतलब नंबर्स की बात करें, क्या चीज की, नंबर्स की। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, नंबर, अब नंबर, है ना। और द सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो जब हम नंबर की बात करते हैं, क्वांटिटी की, तो इसमें क्या आता है, क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है। तो अगर हम क्वालिटी का देखें तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट कैसा है, जिस कंपनी के बारे में हम समझने का कोशिश कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट कैसा है, किस टाइप का मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है कि नहीं है, मतलब मैनेजमेंट ऑनेस्ट होने का क्या मतलब, ऐसा नहीं कि उसकी ईमानदारी को तो आप नहीं जज कर पाओगे, है ना।
हमें जो जज करना है कि जो मैनेजमेंट है जो कंपनी का मतलब मैनेज कर रहा है, ठीक है, वो कैसा है, उनका कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है, उनका स्टाफ लोगों के साथ, एम्प्लॉय लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, ये चीज़, ठीक है। उनका स्ट्रेटजी क्या है, मतलब उस कंपनी को आने वाले 5 सालों में किधर देखना चाहते हैं, आने वाले 10 सालों में किधर देखना चाहते हैं ना। और बिजनेस के लिए मतलब बोल सकते हो कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव अबाउट द बिजनेस, ठीक है, मतलब वो किस टाइप से बिजनेस को देखते हैं, कैसे समझते हैं बिजनेस को, उनको क्या लगता है, उनका अपना प्रिडिक्शन। और जो दूसरा है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी, नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में क्या आएगा, बैलेंस शीट एनालिसिस, सब आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम सबके बारे में बात करेंगे, कैश फ्लो एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस, तो ये चीज, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि फाइनेंस पर्सन क्या होता है ना, फाइनेंस पर्सन। तो अ फाइनेंस पर्सन इज वन who either impact the top line of the business and bottom line of the business, मतलब कि फाइनेंस पर्सन वो व्यक्ति होते हैं जो कि बिजनेस के या तो टॉप लाइन को प्रभावित कर दे या तो बॉटम लाइन को प्रभावित कर दे, है ना। अब टॉप लाइन क्या होता है, बॉटम लाइन क्या होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। बस पहले आपको ये समझना है कि फाइनेंस पर्सन वो व्यक्ति है, फाइनेंस पर्सन अगर मैं हूं तो मैं जो है कि या तो टॉप लाइन को प्रभावित कर दूं या तो बॉटम लाइन को प्रभावित कर दूं। टॉप लाइन का मतलब क्या होता है, सेल्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेल्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टॉप लाइन का मतलब सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं होता, ये यहां पे गलत हमने बोला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, ठीक है। टॉप लाइन का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और बॉटम लाइन का क्या मतलब होता है कि जो आप पैसा मतलब खर्च करने के बाद आपका जो पैसा बचा है उस पे जो है कि आप टैक्स पे कर दे रहे हो, ठीक है, और उसके बाद जो बचा पैसा, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम लाइन। तो टॉप लाइन का क्या मतलब हुआ, मान करके चलो कि हमारा एक बिजनेस है, इस बिजनेस में ऐसा हो रहा है कि 1 लाख का हमने 1 साल में रेवेन्यू किया है, मतलब सेल्स किया है, तो ये हो गया टॉप लाइन, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और बॉटम लाइन क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि 1 लाख में से मान करके चलो कि हमने 60,000 रुपए, 70,000 रुपए हमने खर्च कर दिया, लाइक 70,000 को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय पे खर्च कर दिया, बचा 30,000, तो 30,000 में टैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा उसको हम लोग बॉटम लाइन बोलेंगे। तो फाइनेंस पर्सन क्या हुआ, तो फाइनेंस पर्सन इज वन हु आइदर इम्पैक्ट द टॉप लाइन ऑफ द बिजनेस एंड बॉटम लाइन ऑफ द बिजनेस, मतलब दोनों में से किसी को इम्पैक्ट कर दे। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंट के बारे में, ठीक है। तो अकाउंटेंट इज द वन हु एंटर्स द ट्रांजेक्शन विच हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेंट क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि कोई स्कूल है, मान लो कि कोई कॉलेज है, मान लो कोई कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन्स होता है ना, तो उस ट्रांजेक्शन्स को वो एंटर करने का काम करता है एक बुक में, एक मतलब क्या बोल सकते हो आप, एक्सेल सीट पे, है ना, या मतलब कंप्यूटर के अंदर बात कर लें या बुक्स के अंदर बात कर लें, तो वो वहां पे उसको एंटर करने का मतलब ना चढ़ाने का काम करता है, ठीक है। फाइनेंस अकाउंटेंट क्या होता है, जो कि ट्रांजेक्शन जो हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में उसको एंटर करता है, ठीक है, मतलब उसको लिखता पड़ता है ना, लिखता है। तो आपका क्वेश्चन या मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपसे कि क्या जो अकाउंटेंट है ये प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है या लॉस को इम्पैक्ट करता है ना, सेल्स फिगर को। तो अकाउंटेंट ना ही प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका कोई लेना देना है, प्रभाव है, ना ही सेल्स फिगर पे प्रभाव है। मतलब अकाउंटेंट बेसिकली क्लर्किकल पर्सन है जिसका काम है कि ट्रांजैक्शंस को एंटर करना, मतलब ट्रांजैक्शंस को लिखना, आप ऐसे समझ लो। और फाइनेंस पर्सन जो है कि वो इंटेलेक्चुअल है, मतलब कि फाइनेंस पर्सन टॉप लाइन को भी प्रभावित कर देगा, बॉटम लाइन को भी प्रभावित कर देगा, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब हो गया कि अगर आप अकाउंटेंट नहीं हैं फिर भी आप फाइनेंस पर्सन हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप अकाउंटेंट नहीं भी हैं, आप अकाउंटेंट बन करके क्या करोगे, अकाउंटेंट बन करके आप ट्रांजैक्शंस को एंटर करोगे, है ना, बट फाइनेंस पर्सन बनने के बाद आप पैसा मतलब मुनाफा कर सकते हो, किसी चीज़ों को समझ सकते हो बारीकियों से, कंपनी के सेल्स फिगर को, रेवेन्यू को, बैलेंस शीट को, ठीक है। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि आप अकाउंटेंट हो तभी आप फाइनेंस पर्सन हो। मतलब अगर आप अकाउंटेंट नहीं हो, यू आर नॉट एन अकाउंटेंट बट यू आर फाइनेंस पर्सन।
और एक बहुत ही अच्छा सा कोट है जो कि किसी के द्वारा कहा गया था कि कोई जंग अगर शुरू हो रहा है, ठीक है, और उस जंग को शुरू होने से पहले अगर आप अपने अंदर के डर को मिटा देते हो तो आधा जंग आप ऐसे ही जीत जाते हो। यहाँ जो फाइनेंस पर्सन और अकाउंटेंट वाली बातें हैं ये एक जंग की तरह है कि मुझे फाइनेंस पर्सन बनने के लिए मुझे अकाउंटेंट तो होना पड़ेगा, है ना। मतलब अकाउंटेंट यहाँ पे जंग है। अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बहुत मतलब ये चाहिए, क्या बोल सकते हो, नॉलेज चाहिए, लाइक मतलब बहुत सारा चीज़ें चाहिए, है ना। बट अगर हम इस डर को मिटा दें कि मुझे फाइनेंस समझने के लिए मुझे अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, तो मतलब आप आधा युद्ध जीत चुके हो। मतलब इस बात का कहने का यही मतलब है, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि वी हैव ओवरकम आवर फियर देन द हाफ वॉर इज वन, ठीक है। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ा क्या बोल सकते हो डर है, फियर है, वो क्या है कि क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस को समझ पाऊंगा, मैं बैलेंस शीट को समझ पाऊंगा, है ना। इन सब चीज़ों, ये एक बहुत बड़ा सा डर है। इसी डर के कारण लोग फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया इधर का कहानी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का होता है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, किसी कंपनी की बात कर ले तो कंपनी में क्या क्या खर्च हो सकता है, ठीक है। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, लेबर का कॉस्टिंग आएगा, है ना, फर्नीचर उस कंपनी में। उसके बाद क्या हो सकता है, अप्लायंसेज। अप्लायंसेज में क्या, पंखा हो गया, टीवी, टीवी तो चलो टीवी को हटा देते हैं एक मिनट के लिए, एसी हो गया, है ना, और भी फर्नीचर्स हो गए, तो ये सब चीज़। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स, रेंट्स। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक्सपेंस को, टाइप्स ऑफ एक्सपेंस को दो भागों में बांटा गया। एक था कैपिटल एक्सपेंस और दूसरा था रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या था, एक कैपिटल एक्सपेंस, एक था रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आज का लेक्चर में हम इतना ही तक लेकर के चलते हैं, ठीक है। फिर जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो इसमें ना टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।